हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 16वां, जिसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का 16वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। इसको मुख्य रूप से 1921 और 22 के दौरान हुई थी, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी खुदाई के दौरान, जिससे इस प्राचीन सभ्यता का आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने खुलासा हुआ था। और तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। आधिकारिक घोषणा 1924 में सर जॉन मार्शल इसकी घोषणा की थी। सर जॉन मार्शल ने, जो इसके पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए किसने की थी, सॉरी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे, और उन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू करवाया था और इस महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था। तो जो उसके खोजकर्ता थे मोहनजोदड़ो के, वो राखालदास बनर्जी थे, और 1922 में उन्होंने उसकी खोज की थी। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के पास का जो भाग है उसमें, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और यह हड़प्पा के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो दोनों जो स्थल हैं, वो सिंधु जो नदी है उसके पास में ही ये दोनों शहर बसे हुए थे। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वैदिक काल के लोग कहाँ बसे हुए थे? ऑप्शन ए गंगा यमुना के मैदान में, ऑप्शन बी पंजाब क्षेत्र में, ऑप्शन सी बंगाल क्षेत्र में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब क्षेत्र में। ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र, जो 7 नदियों का जो क्षेत्र था, उसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे। जैसे जिसमें सतलज हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इन नदियों का जो क्षेत्र था उसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे। और जिसमें सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदी शामिल थी, जो आज के पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पड़ता है। जो पंजाब है वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही आता है। और ये लोग गंगा के मैदानों बाद में ये लोग गंगा के मैदानों की ओर बढ़े, और ये अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। और ये लोग जो थे वो मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन जीते थे। तो जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, और ये ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था। जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल में, वो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में ही आए थे, और वहीं पे उनका सबसे प्राथमिक जो निवास था वो सप्त सिंधु प्रदेश, या जिसको पंजाब आज का बोलते हैं, पंजाब क्षेत्र, वहां पर बसे थे, जिसमें सिंधु, वितिस्ता, आस्किनी, पारुसड़ी, विपासा और सुदुत्री, सरस्वती नदियां थीं। इनके जो प्राचीन नाम है नदियों के।
और बाद में ये गंगा यमुना दोआब के बाद के चरणों में गंगा और यमुना के मैदानों में भी बसने लगे थे। और यहीं पर इन्होंने जो गंगा यमुना का जो दोआब था वहां पर इन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया था। पहले तो ये लोग पशुपालन करते थे, बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके नदियों के किनारे रहना आरंभ किया और फिर वहां पर ये खेती करने लगे थे। और जो आर्य जो थे, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, वो शहरी जीवन के बजाय ग्रामीण जीवन पसंद करते थे और ग्रामीण जीवन ही जीते थे। गांव में ही ये लोग रहते थे और ये लोग पशुपालन और कृषि, जैसे पहले तो पशुपालन करते थे, बाद में इन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया था। और वे जनजातियों में रहते थे जिनका नेतृत्व राजा या जनस्य या गोपा करते थे। जो इनका जो अम, मुखिया होता था, कबीले का जो मुखिया होता था, उसको राजा बोलते थे। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी वरुण। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो सूर्य के पांचवा और अन्य ग्रहों से कई गुना बड़ा है, जिसका द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा है और यह गैस का एक विशाल गोला है और पृथ्वी से लगभग 11 गुना ज्यादा चौड़ा है। तो हमारे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है और ये सूर्य से पांचवा ग्रह है क्रम के अनुसार। और आकार में ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये बृहस्पति का ही सबसे बड़ा ग्रह नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा है और यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। जो बृहस्पति ग्रह है वह एक गैसीय ग्रह है और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? ऑप्शन ए आयो, ऑप्शन बी यूरोपा, ऑप्शन सी गैनीमीड, ऑप्शन डी कैलिस्टो। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गैनीमीड। बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, जो न केवल बृहस्पति का बल्कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा बुध ग्रह से भी बड़ा है। और इसका नाम जो है गैनीमीड, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो हमारे जितने भी जितने भी चंद्रमा है उन सबसे बड़ा है गैनीमीड, जो बृहस्पति का जो चंद्रमा है। और ये हमारा जो बुध ग्रह है उससे भी बड़ा है। जो बृहस्पति का जो चंद्रमा है उपग्रह जिसको बोलते हैं, तो बृहस्पति का जो उपग्रह गैनीमीड है वो बुध ग्रह से भी बड़ा है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, एकमात्र ऐसा चंद्रमा जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। और इसकी खोज गैलीलियो ने 1610 में की थी और यह गैलीलियन चंद्रमाओं में से एक है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो गैनीमीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सातवीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य व संवर्ती सूची, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी शिक्षा नीति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र, राज्यों और विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें 3 सूचियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दी गई है, जो बताती है कि कौन से विषय पर केंद्र कानून बना सकता है और कौन से राज्य। तो जो संवर्ती, जो तीनों सूचियां, जो केंद्र सूची और राज्य सूची और जो संवर्ती सूची दी गई है, उसका वर्णन अनुसूची 7 में दिया गया है। और इसमें जो शक्तियों का जो बंटवारा है उसका प्रावधान किया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे राष्ट्रीय महत्व की जो विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गई, विदेश मामले हो गए, मुद्रा, परमाणु और संचार। इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार, संसद के पास है। संसद ही इन विषयों पर कानून बनाती है। और जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं इनमें राज्य सरकार अपना कानून बनाती है, जैसे पुलिस हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि। इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। और जो संवर्ती सूची है इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, जिन पर ना तो केंद्र सरकार अकेले कानून बना सकती है और ना ही राज्य सरकार। इन पर दोनों मिलकर ही कानून बनाते हैं। जैसे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे
शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, तलाक आदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों में टकराव है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अगर जैसे इन दोनों में सहमति नहीं बनती है तो उसमें जो केंद्र का कानून होगा वो ही मान्य होगा। वैसे तो जो समवर्ती सूची होती है उस पे केंद्र और राज्य दोनों पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जो इसमें सब सर्वमान्य जो अधिकार होगा वो केंद्र का माना जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियां वे विषय जो इन अनुसूचियों में शामिल नहीं होते उन पर कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो सिर्फ संसद के पास होती है। तो 7वीं अनुसूची भारत के संघीय ढांचे में शक्ति के स्पष्ट विभाजन का आधार है जिससे शासन व्यवस्था में स्पष्टता आ सके। जो 7वीं अनुसूची है उसमें हमारी शक्तियों का बंटवारे का जो प्रावधान है वो उसमें दिया गया है कि किन विषयों पर कौन सी सरकारें अपना कानून बनाएंगी। तो ये जो 7वीं अनुसूची है उसमें इस तरीके का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ऑप्शन बी समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी नागरिकता का अधिकार। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने और राहत पाने का अधिकार देता है। और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय की आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा का जो हमारा आर्टिकल 32 है उसके अनुसार जो हमारे अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो जो इसमें व्यक्ति को सीधे अपनी अपील दायर करने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा अधिकार देता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ये कि आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। तो मौलिक जो कर्तव्यों की रक्षा है वह नागरिकों को अपने किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायपालिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 तो 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेक्षण जैसे रिट जारी कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो नागरिकों की रक्षा के लिए इस तरह की जो रिट होती हैं वो राज्य सरकार के लिए जारी कर सकता है उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर। अगर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को इस तरह से आदेश दिए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण, इस तरह की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पहुंच प्रदान करती है। आर्टिकल 32 इसीलिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे अधिक भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार। भारत में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, जिसमें खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं क्योंकि यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैला है। जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उसका विस्तार जो है वो कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इसका विस्तार है। और यहाँ पर लौह अयस्क, लोहा होगा, कोयला, तांबा, अभ्रक जैसे खनिजों के समृद्ध भंडार हैं। और इस क्षेत्र में जो झारखंड है वो प्रमुख हिस्सा इसका होने के कारण कुल खनिज भंडारों का एक बड़ा हिस्सा रखता है। जो झारखंड है उसमें सबसे ज्यादा कोयले की खानें पाई जाती हैं और जो देश के खनिज उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है भारत का सबसे मूल्यवान खनिज केंद्र है, जिसमें लोहा, कोयला, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि के प्रचुर भंडार हैं। जो छोटा नागपुर के पठार है उसमें कई खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, ये सभी उसमें खनिज पाए जाते हैं। और उसके बाद में झारखंड, ये भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादकों में से एक राज्य है। और ये जो हमारे देश का कुल खनिज भंडार है उसमें 40% हिस्सा झारखंड का रहता है। और इसमें कोकिंग कोयला हो गया, पाइराइट और यूरेनियम भी अग्रणी है। जो यूरेनियम हो गया, पाइराइट हो गया, कोकिंग कोयला हो गया, वो इस राज्य में पाए जाते हैं।
झारखंड में। और उड़ीसा में भी जैसे निकिल हो गया, लौह अयस्क की खाने महत्वपूर्ण हैं उड़ीसा में भी। और दामोदर घाटी, इसमें कोयले के भंडार, विशाल भंडार पाए जाते हैं और ये अधिकांश कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। जो दामोदर जो घाटी है वो कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है। अगर पूरे देश के स्तर को देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार उससे जुड़े राज्य, विशेषकर झारखंड, खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार के लिए जाने जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सबसे ज्यादा छोटा नागपुर के पठार में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। और इसीलिए उसको खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई हाई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मुंबई। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई हाई। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में मुंबई हाई सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, फिर गुजरात और फिर असम आता है। भारत के प्रथम पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र हैं, सबसे पहले तो मुंबई जो अरब सागर में स्थित है, इसका जो तटीय क्षेत्र है, जो मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है, जो अरब सागर में जो भाग आता है, वहाँ पे यह भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र है, मुंबई है। और उसके बाद में गुजरात बेसिन आता है, जैसे अलंकेश्वर, कलोल, खंबात और कच्छ जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और असम में डिगबोई हो गया, जो भारत का सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वो असम डिगबोई में ही है। और इसके बाद में कावेरी बेसिन, जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी के आसपास के क्षेत्रों में ये तेल क्षेत्र पाया जाता है, कावेरी बेसिन। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो हो गया, वहाँ पे आंध्र प्रदेश और पूर्वी तटीय अपतटीय क्षेत्र में ही पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं, जैसे रावा। तो ये जो तटीय जो पेट्रोलियम क्षेत्र जो हो गया, सबसे पहले तो मुंबई आता है, मुंबई आई हो गया। उसके बाद में गुजरात हो गया, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले तो मुंबई हाई हाई हो गया, फिर गुजरात बेसिन हो गया। असम जो है, असम का जो डिगबोई वो सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। और उसके बाद कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो गया। तो ये हमारे पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो नैनीताल के रामनगर जिले के पास में हिमालय की तलहटी में पाया जाता फैला हुआ है। और भारत का पहला और राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो पुराना नाम है वो हेली नेशनल पार्क है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेली नेशनल पार्क किसको कहा जाता है। तो जो जिम कॉर्बेट पार्क है उसको ही पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, और ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो 1936 में हुई थी, तब इसका नाम, जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हेली नेशनल पार्क के नाम से ही हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। और इसके बाद में जो प्रसिद्ध जो प्राकृतिक जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख बाघ अभयारण्य है। ये सबसे पुराना भी है और बाघ अभयारण्य भी है, ये सबसे पहला। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जिसे 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने, पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य को लागू किया गया था, जिसमें बाद में संशोधन भी किए गए थे। तो हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, जो 1972 में लागू किया गया था, और इसकी तारीख थी 9 सितंबर 1972 को, ये भी आपको याद रखना है। तो जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था वो पशु पक्षियों और पौधों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना था। और इसमें बाद में संशोधन किया गया था 2002 में। इसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 हो गया।
और जिसमें दंड और जुर्माने का भी कड़ा प्रावधान किया गया। पहले इसमें दंड और जुर्माने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2002 में जब इसमें संशोधन किया गया तो इसमें दंड का ही प्रावधान शामिल कर दिया गया था। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।